कल हमने टॉपिक कर लिया था सर्कुलर मोशन के अंदर अगर एक कोई भी कण निम्नतम बिंदु ए से गति करता हुआ u वेग से इस वर्ताकार पथ के अंदर या वृत्त के अंदर फेंका जाता है, ऊपर की ओर गति करता है, तो उस स्थिति में किसी समय t पर अगर उसकी स्थिति p हो और थीटा जो है हमारे पास वो इस व्यास के साथ इस प्रतिक्रिया बल द्वारा बनाया गया कोण और mg जो बाहर था वो नीचे की ओर गतिशील हो, तो उस स्थिति में किसी भी स्थिति में v का मान निकालने के लिए जो फार्मूला था वो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा, जहाँ थीटा इस व्यास के द्वारा इस प्रतिक्रिया बल कह दें या इस P बिंदु को O से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण को व्यक्त करता है। और प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए m अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा, जहाँ a जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या को या रेडियस को डिफाइन करता है। इसमें हमने दो कंडीशंस लिखी थी। पहली कंडीशन अगर v इक्वल्स टू 0 पर यानी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उस समय एंगल अगर θ1 कंसीडर करें तो cos θ1 के लिए यहाँ से v को 0 पुट करते हुए cos θ1 की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी। और r इक्वल्स टू 0 पुट करते हुए इसके अंदर अगर θ इक्वल्स टू θ2 पर r की वैल्यू 0 बन रही है तो cos θ2 के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमने कर ली थी कि अगर r जो है वो v से पहले 0 बनता है, अगर r v से पहले 0 बनेगा तो cos θ1 जो है वो स्मॉलर होगा, θ1 स्मॉलर होगा θ2 से, cos θ1 ग्रेटर होगा cos θ2 से। और इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास ये कंडीशन आई थी कि u स्क्वायर की वैल्यू 2ag से स्मॉलर होनी चाहिए। u स्क्वायर की वैल्यू 2ag से स्मॉलर का मतलब है अगर वेग जो है प्रारंभिक वेग, जैसे ये कोई भी वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ में ये हमारे पास इसके डायमीटर्स हैं a b c d, या इस तरफ c लिखा हुआ है हमने तो इसमें c और इसमें d। अगर यहाँ से किसी कण को √2ag वेलोसिटी से भी स्मॉलर वेलोसिटी से फेंका जाता है, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए हमारे पास निश्चित है, लेकिन 0 से बड़ा √2ag से स्मॉलर वेग से फेंका जाता है, छोटे वेग से फेंका जाता है, तो वो किसी निश्चित बिंदु पर इस d से पहले पहले कहीं पर भी वो इसके वेग पर डिपेंड करेगा। जितना 0 से ज़्यादा होगा उतना √2ag के नज़दीक आएगा, उतना हमारे पास इस पॉइंट पर ऊपर की ओर जाएगा। वेग √2ag के ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि लेस देन इसके नियर अबाउट रखने पर ये यहाँ तक आके और इस तरह से लगातार गति करता रहेगा, क्योंकि इस तरफ की जो गति होगी उसमें एंगल नेगेटिव आएगा, लेकिन कॉस की वैल्यू -θ रखने पर भी हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। cos -θ cos θ के ही इक्वल होता है। इसका मतलब ये इसी के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करो कि किसी वेग से इसको जब फेंका जाता है तो इस बिंदु तक पर आकर वेग 0 बन जाता है, तो इस बिंदु से लेकर और यहाँ तक ये लगातार इस तरह से ऑसिलेट होता रहेगा। यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आके फिर वेग 0, फिर गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर गति करेगा, फिर से हमारे पास से ये लगातार इसी तरह से रोटेट होता रहेगा। ये हमारा केस फर्स्ट था। केस सेकंड के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि यदि v तथा r एक साथ 0 है, अगर एक साथ 0 हो जाए दोनों के दोनों, v भी 0 हो जाए और r भी 0 हो जाए, v0 और r0 एक साथ होंगे तो इसका मतलब θ1 और θ2 बराबर आएंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। हमने ये लिया था कि θ1 पर वेग 0 और θ2 पर वेग प्रतिक्रिया बल 0 है। अगर दोनों एक साथ 0 बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर अगर r और v दोनों 0 बन रहे हैं तो यहाँ पर θ1 और θ2 बराबर होंगे। उस स्थिति में cos ऑफ θ1 और cos ऑफ θ2 भी बराबर आएंगे, यानी 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag इज इक्वल्स टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag के इक्वल होगा। ag से ag कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाले टर्म्स को कैंसिल नहीं कर सकते। ऊपर वाली टर्म्स को इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते कि अगर उनको कैंसिल कर देंगे 1/2 इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। हाफ 1/3 के इक्वल नहीं होता।
अलजेब्रिक टर्म्स में हम लोअर क्लासेस में जरूर ये करते आ रहे हैं कि अगर ax इज इक्वल्स टू ay दिया हुआ है तो a से a कैंसिल कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास ये टर्म नहीं हो सकती। हो सकता है कि जिसको कैंसिल आउट कर रहे हैं वो जीरो हो। यहाँ a और g दोनों जीरो नहीं हो सकते, इसलिए कैंसिल आउट किया है। a रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल जीरो नहीं ले सकते हम। g गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है तो वो भी जीरो नहीं होगी। तो उस केस में हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये जीरो हो सकते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल नहीं होती कभी भी। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6az माइनस 3u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4az माइनस 2u स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे, माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 2az बन जाएगा, u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2az आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग है उसको अगर 2az वेग से फेंका जाए, u स्क्वेयर इक्वल्स टू आ जाए 2az के, u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2az का मतलब है कि प्रारंभिक वेग जो है वो अंडर रूट 2az के इक्वल हो, तो प्रतिक्रिया बल और वेग दोनों एक साथ शून्य बनेंगे। अगर प्रतिक्रिया बल और वेग दोनों एक साथ शून्य होते हैं तो उस स्थिति में cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि u स्क्वेयर 2az के इक्वल है और यहाँ अगर u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2az पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू चाहे दोनों में से किसी भी कंडीशन में पुट कर दो जीरो बनेगी। और cos थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब है हमारे पास कि थीटा की वैल्यू जो है वो π/2। थीटा की वैल्यू π/2 का मतलब है कि इस पॉइंट डी पर जो ये हमारे पास हॉरिजेंटल डायामीटर बनता है, उस हॉरिजेंटल डायामीटर पर पहुंचकर वेग और फाइनल वेलोसिटी और प्रतिक्रिया बल दोनों जीरो हो जाएंगे। जब वेग भी जीरो हो गया तो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, प्रतिक्रिया बल जीरो हो गया तो वहां पे आगे रुक गया कण। जब प्रतिक्रिया बल जीरो हुआ उसके बाद में वो नीचे की ओर गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा तो उस स्थिति में वो पथ को नहीं छोड़ते हुए इस डी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक और फिर सी पॉइंट से वापस डी पॉइंट तक लगातार गति करता रहेगा। कब गति करेगा? जब u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2az या u इक्वल्स टू अंडर रूट 2az के इक्वल होगा, तब ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है, केस थर्ड। इसके अकॉर्डिंग अगर r v से पूर्व शून्य है, यानी पहले r जीरो हो जाता है, वेग जीरो नहीं होता। r जीरो का मतलब हो गया कि θ2 का जो मान है वो स्मॉलर देन होगा θ1 से। उस स्थिति में cos θ2 का जो मान होगा वो ग्रेटर होगा cos θ1 से। फिर से वही सॉल्यूशन, 2az माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2az ग्रेटर होगा 3az, ये ग्रेटर होगा 2az माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2az से। सॉल्व करेंगे तो 4az माइनस 2u स्क्वेयर ग्रेटर होगा 6az माइनस 3u स्क्वेयर से। और सॉल्व करें तो u स्क्वेयर ग्रेटर होगा 2az से, यानी u स्क्वेयर की वैल्यू अगर 2az से ग्रेटर पुट करते हैं, यानी जो वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो अंडर रूट 2az से ज़्यादा रखते हैं, तो कण जो है उसका वेग शून्य नहीं होगा, प्रतिक्रिया बल पहले जीरो हो जाएगा। और प्रतिक्रिया बल जीरो होने पर क्या करेगा? वो पथ को छोड़ देगा। अगर पथ को छोड़ देता है, इस पाथ को वो लीव कर देता है यहाँ से कहीं पे भी, सपोज करते हैं कि यहाँ से कण को अंडर रूट 2az वेग से वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ पर पहुंचा, लेकिन अंडर रूट 2az से ज़्यादा वेग से फेंका है। 2az वेग होता तो यहाँ पे आके वेग और प्रतिक्रिया दोनों जीरो हो जाती, फिर इस तरह से गति करता, लेकिन अंडर रूट 2az से ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका है तो यहाँ पर पहुँच गया। इस क्यू पॉइंट पर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ क्यू पॉइंट पर प्रतिक्रिया जीरो हो गई। प्रतिक्रिया जीरो होने का मतलब है कि इस पर प्रतिक्रिया बल लगना खत्म हो गया। अब प्रतिक्रिया बल खत्म हो गया तो गुरुत्वाकर्षण तो लग रहा है जो नीचे की ओर लग रहा है, प्रतिक्रिया है नहीं जो उसको उस कण में या उस पथ में बांधे रखे, लेकिन वेलोसिटी जरूर है उसमें। वेलोसिटी है तो उसमें वेग जरूर उत्पन्न हो रहा है। वेग हो रहा है तो यहाँ से कण क्या करेगा? इस तरह से इस पाथ को छोड़ते हुए इस तरह से एक प्रवलयिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारे पास होता है टॉपिक, उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत गति करता हुआ नीचे की ओर आएगा। प्रवलयिक गति करता हुआ नीचे की ओर आएगा। इस प्रवलय की समीकरण नाभिलंब की लंबाई
नाभिक के इसके निर्देशांक जहाँ पर ये वर्त को प्रतिच्छेद करता है, इसके बारे में हमें अगला टॉपिक करना है। तो ये कब होगा, किस स्थिति में होगा, जब यू स्क्वायर का मान 2AG से ग्रेटर है। और यू स्क्वायर का मान अगर 2AG से ग्रेटर है तो हम ये जो सारी कंडीशन कर रहे थे वो क्या थी, दो कंडीशंस ली थी हमने। एक कंडीशन ली थी √5AG से बड़े मान के लिए, वहां पर तो हमने किया था कि अगर किसी कण को √5AG से बड़े मान से फेंका जाएगा तो वो B पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ना तो V0 होगा ना R0 होगा, और वो वर्ताकार पथ में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। लेकिन जब √5AG से छोटे वेग से फेंका जाता है तो आइदर वेलोसिटी और जो रेडियस थी इसमें यहाँ पे R और V की वैल्यू जो थी, ये कंडीशन इसमें ये कंडीशंस के लिए हम सॉल्व कर रहे थे। तो उस स्थिति में ये जो R या V है उनमें से कोई एक जीरो बनेगा, क्योंकि काल्पनिक भाग बन रहा था, और अगर कोई एक जीरो बनेगा तो उसकी अलग अलग कंडीशंस बनाई थी। इसमें एक कंडीशन तो ये आई कि √2AG से छोटे वेग से फेंका जाए, एक कंडीशन आई √2AG के बराबर वेग से फेंका जाए, और एक केस आया √2AG से ज़्यादा वेग। √2AG से ज़्यादा होगा तो √5AG से कम होगा, तभी ये कंडीशन बनेगी। अगर √5AG के बराबर या उससे बड़ा मान ले लेते हैं तो चक्कर पूरा कर देगा, R की वैल्यू 0 नहीं होगी उस स्थिति में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हम एक तरह से चार कंडीशन हमने कर ली। पहली कंडीशन थी कि जब √2AG से स्मॉलर वेग होगा, ऑसिलेट करेगा π/2 कम एंगल से ही, यानी इस D पर नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। दूसरा था अगर √2AG से बराबर वेग से फेंका जाए तो D पॉइंट पर पहुंच गए, D से C के बीच में ऑसिलेट करेगा। तीसरा पॉइंट था कि अगर √2AG से ज्यादा वेग से फेंका जाए, √5AG से कम वेग पर फेंका जाए, तो ये किसी बिंदु D और B के बीच में किसी बिंदु पर जाकर ये अपने पाथ को छोड़ देगा और प्रोजेक्टाइल यानी एक प्रवलयिक पथ पर गति करता हुआ नीचे की ओर आ जाएगा। और अगर √5AG या उससे बड़े वेग से फेंका जाएगा तो B बिंदु पर पहुंच जाएगा। B पर पहुंचने के बाद में लगातार वो सर्कुलर गति करता रहेगा। ये हमने वर्तुल गति के अंदर कंडीशंस की हैं। इसमें कोण और निकाल लेते हैं, किस कोण पर इसका जो मान आएगा। कोण को अगर ज्ञात करें, यू स्क्वायर का मान 2AG से बड़ा है। अगर यू स्क्वायर का मान 2AG से बड़ा रखें, चाहे दोनों में से किसी भी कंडीशन में रख लीजिए, यू स्क्वायर 2AG से बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, माइनस में मान आएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 0 बनेगी। और cos थीटा की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू कब बनती है cos थीटा में, प्रथम चतुर्थांश में तो 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, और सेकंड चतुर्थांश में π/2 से π के बीच में नेगेटिव होता है, π/2 से 3π/2 के बीच में भी नेगेटिव होता है, और उसके बाद में जो कोण आता है उसके लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 0 से π के बीच में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कण B पर पहुंच गया तो सर्कुल गति कर ही जाएगा। A से लेकर B तक 0 से π तक का ही कोण बनता है। तो प्रथम चतुर्थांश यानी 0 से π/2 यहाँ तक तो cos का मान पॉजिटिव रहेगा। इससे ऊपर जाते ही जब कोण बनेगा वो नेगेटिव कोण को व्यक्त यानी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव को शो करेगा। इसका मतलब थीटा का जो मान है वो π/2 से तो ग्रेटर होगा, बट π से स्मॉलर की कंडीशन पर ये कंडीशन आएगी, यानी B और D के बीच में किसी बिंदु पर ये कण अपने पथ को छोड़ते हुए प्रवलयिक पथ पर गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कि वर्त छोड़ने के पश्चात कण की जो प्रवलयिक गति है उसके ऊपर बेस्ड टॉपिक है। हमने अभी किया केस थर्ड पार्ट था, जिसके अकॉर्डिंग अगर यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2AC से ग्रेटर है, 2AG से तो ग्रेटर है लेकिन 5AG से स्मॉलर है, तो उस स्थिति में प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। रिएक्शन फोर्स 0 बट वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी रहने के कारण कण जो है वो आगे की ओर जरूर बढ़ेगा लेकिन इस वर्ताकार पथ को छोड़ देगा। और जब भी कण किसी पथ को छोड़ता है तो उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के अधीन यानी जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास मोशन करेगा तो वो ऑलवेज प्रोजेक्टाइल मोशन करता है।
जैसे कि आप किसी कण को इस तरह से फेंकते हैं तो उसके बाद में कुछ हाइट पहुंचने के बाद में वो क्या करेगा, एक प्रवलयिक गति यानी एक प्रवलय की फॉर्म में या पैराबोलिक फॉर्म में मोशन करता हुआ नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आता है। वो सेम कंडीशन यहाँ पे है। पी पॉइंट पर लेट करके चलते हैं कि कण ने अपना पथ छोड़ दिया, जहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया कौन थीटा है, थीटा 1 या थीटा 2 जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको हम थीटा से कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से कण जो होगा वो अपना पथ छोड़ देगा और पॉइंट क्यू पर आकर नीचे गिर जाएगा। अगर क्यू पर आकर नीचे गिर जाएगा तो उस स्थिति में इसमें जो ये पैराबोला बन रहा है, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी किस तरह से रहेगी, इसकी एक्सेलरेशन यानी नाभिलंब क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगा, ये जो पॉइंट है क्यू इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हम लेट करके चलेंगे सर्कल के लिए, वो सब कंडीशंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें जब कण के लिए ये हमने पार्ट किया था कॉस थीटा जो था, वेलोसिटी के लिए जब हम रिएक्शन के लिए जब बात कर रहे हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2az माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3az था। रिएक्शन जब जीरो बनता है उस स्थिति में कॉस थीटा की वैल्यू जो थी आर की वैल्यू जीरो होने पर, यहाँ पर एंगल अगर ये हम मान के चलते हैं थीटा है, इस एंगल को अगर अल्फा मान के चलें तो जो अल्फा एंगल होगा वो इक्वल होगा पाई माइनस थीटा के। अगर यहां से हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के इक्वल आएगी। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा का मतलब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 2az अपॉन 3az के इक्वल आ जाएगी। वेलोसिटी जो हमने निकाली थी, वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला था, यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कॉस थीटा की फॉर्म में हमने डिफाइन किया था। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें इसमें, क्योंकि कॉस थीटा हमने ये कंसीडर किया है कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो रही है, ये cos थीटा की वैल्यू 2az माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3az को डिफाइन करता है। तो उस स्थिति में अगर ये वैल्यू पुट कर दें, रिएक्शन जीरो हो गई, रिएक्शन जीरो होने पर cos थीटा इसी फॉर्मूले से शो होगा, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करें 3 LCM 3u स्क्वायर माइनस 6az प्लस 4az माइनस 2u स्क्वायर, ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2az अपॉन 3, az से मल्टीप्लाई और az से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू सेम कॉस अल्फा के इक्वल आ गई। अगर कॉस अल्फा के इक्वल आ गया तो वेलोसिटी जो होगी v स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगी az इंटू कॉस अल्फा के इक्वल। इस वेलोसिटी से कण जो है वो आगे की ओर गति करेगा। अब आगे की ओर गति करेगा तो उसकी प्रवलयी गति है। प्रवलय की समीकरण डायरेक्ट याद रखनी है हमें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास रहेगी y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस हाफ x क्यूब अपॉन x स्क्वेयर अपॉन a cos क्यूब अल्फा। ये हमारे पास परवलयिक पथ की समीकरण है जिसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। अल्फा क्या है इसमें, ये जो ऊर्ध्वाधर हमारे पास पार्ट आ रहा है OB, OB के साथ इस OP द्वारा बनाया गया जो कोण होगा उसको हम अल्फा से व्यक्त करेंगे। या फिर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचें जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, इस वेलोसिटी द्वारा एक्स एक्स के साथ हम मान के चलते हैं कि पी पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, 0 0 है, और उससे ऊपर जो है परपेंडिकुलर वाई एक्सेस है, इस तरफ एक्स एक्सेस है। तो ये जो एंगल बन रहा है, जो इस वेलोसिटी के कारण एंगल बना रहा है, वो अल्फा एंगल को शो करेगा। क्यों अल्फा एंगल होगा? क्योंकि ये अगर अल्फा है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। और हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसलिए ये एंगल अल्फा रह जाएगा। इस अल्फा से रिप्रेजेंट हो तो
पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2a कॉस क्यूब अल्फा से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में एक हमारे पास है वर्त और जो पैराबोला है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले ये देखो इसके सेंटर की इक्वेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट हम निकालें, अगर हम इसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं 0,0, ये रेडियस ए है, रेडियस यही है। अगर ये रेडियस ए को रिप्रेजेंट करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इस पॉइंट के ये और ये जो हमारे पास ड्रॉ हुआ है ये लेंथ ही हमारे पास किसको शो करेगी, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ को रिप्रेजेंट करेगी। या फिर यहाँ से ये चेक कर सकते हो कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ तो वाई डैश एक्सेस बन जाएगी। इस वाई डैश एक्सेस से अगर यहाँ मिला दें तो ये जो लेंथ होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी और ये जो लेंथ होगी वो वाई कोऑर्डिनेट को शो करेगा। ठीक है, अब चाहे ये लेंथ ले लें चाहे ये लेंथ ले दें, एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा वो। एक्स कोऑर्डिनेट को अगर शो करता है तो ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन अल्फा होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ए साइन अल्फा कोमा माइनस ए कॉस अल्फा से रिप्रेजेंट होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए साइन अल्फा होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस ए कॉस अल्फा होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ये इक्वेशन है परवलय की, पैराबोला की। हम निकाल रहे हैं इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट, कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस P और Q पॉइंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नॉर्मल सा है कि y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हुए इसमें सब्सटीट्यूट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट P हो जाएगा जिसको हम 0,0 कंसीडर कर रहे हैं और सेकंड पॉइंट जो आएगा वो किसके कोऑर्डिनेट होंगे, Q के कोऑर्डिनेट। तो Q के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट याद रखेंगे हम इसमें। Q के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो 4a कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कोमा माइनस 4a कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा से रिप्रेजेंट होगा। नाभिलम की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम नाभि से गुजरने वाली लंबवत रेखा जो परवलय के अंदर फोकस होता है, उस फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए इसमें फार्मूला होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ P पर जो वेग है उसका क्षैतिज घटक का स्क्वायर बटे जी, यानी 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट P, कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट P का होल स्क्वायर अपॉन जी से रिप्रेजेंट होगा जो नाभिलम की लंबाई को व्यक्त करता है। यहाँ पर अगर इस V का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो V cos अल्फा से रिप्रेजेंट होगा। अगर V cos अल्फा इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। V स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी ए जी कॉस अल्फा। अगर ए जी कॉस अल्फा इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2a कॉस क्यूब अल्फा के इक्वल, जो कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में आता है हमारे पास, अगर इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी 2a, अभी अभी किया था हमने u स्क्वायर माइनस 2az अपॉन 3az होल क्यूब। इसको सॉल्व करें तो ये 2 अपॉन 27 a स्क्वायर जी क्यूब
इंटू यू स्क्वेयर माइनस 2az की होल क्यूब। ये फार्मूला रहेगा नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए। उसके बाद में आता है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, ये महत्तम ऊंचाई कहाँ तक ग्रहण करेगा, अधिकतम ऊंचाई क्या रहेगी इस कण की। अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे इसमें कि मैक्सिमम हाइट क्या गेन करेगा ये। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यहां तक पहुंचेगा, ये इस बिंदु तक मैक्सिमम हाइट यहीं पे होगी। इसके बाद में तो वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गया कण। अगर इस पॉइंट तक आया तो पहले तो ए से ओ तक गया, ओ से इस पॉइंट तक जाएगा, फिर यहां से इतना जाएगा। ये तीनों वैल्यूज निकाल के हम ऐड कर दें तो इसकी मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम हाइट और पार्टिकल ये हमारे पास आ जाएगा ओ से ए तक की लेंथ प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा ओ से इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लें, ए बी सी एंड डी कंसीडर कर लेते हैं, तो ओ से सी तक की लेंथ प्लस सी से डी तक की लेंथ, इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास महत्तम ऊंचाई को व्यक्त करेगा। इस स्थिति में हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, ये तो ए है, रेडियस है, ओ ए की वैल्यू जो बनेगी वो ए कॉस अल्फा, अभी अभी हमने प्रूफ किया था ये रहा, तो वो ए कॉस अल्फा रहेगा। एंड सी डी इस परवलय पर उपस्थित कोई भी बिंदु है जो इस अक्ष को काट रहा है, इसका जो मान आएगा वो हाफ ए कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। डायरेक्ट याद रख लेना इसको। इस फॉर्मूले से हम इसमें जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसमें और छोटा सा पार्ट आपने कंसिडर करना है या याद रखना है कि चाप बी क्यू की जो लंबाई होगी वो 3 गुना होगी चाप बी पी की लंबाई की, यानी लेंथ ऑफ आर्क बी क्यू इज 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क बीपी। या ये कह सकते हैं कि एंगल जो बनेगा हमारे पास बी ओ क्यू, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ पी, यानी जो हमारे पास अल्फा एंगल्स था उसका 3 टाइम्स होगा ये बी ओ क्यू। जहां पर कण गिरेगा यहां से लेकर यहां तक, वो इस एंगल का 3 टाइम्स आएगा ऑलवेज। जब भी कण किसी भी पथ को छोड़ता है उस स्थिति में इसके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो हमेशा 3 टाइम्स आएगा। प्रूफ किया जा सकता है इसको, प्रूफ का एक इसने मेथड दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रूफ में मैं करवा देता हूँ इसका प्रूफ। हम ये लेके चलते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है वो फाई है, तो ये एंगल जो बनेगा वो पाई माइनस फाई बनेगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ एन, तो 10 पाई माइनस फाई की वैल्यू क्या बनेगी? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके अंदर ये क्यू एन बनेगा और बेस जो होगा वो ओ एन बन जाएगा। उस स्थिति में क्यू एन अपॉन ओ एन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यू एन ये लेंथ, ओ एन ये लेंथ हमारे पास जो होगी वो हमारे पास 10 पाई माइनस फाई को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर अब हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्यू एन को कैसे कैलकुलेट करें, क्यू से एन तक की जो लेंथ होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। क्यू से एन तक की लेंथ को कैसे निकालेंगे हम? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ मिला दें, ये इस पॉइंट पर नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना, ये हमारे पास इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं आर पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। अगर आर पॉइंट पर मिल रहा है तो क्यू एन की जो लेंथ होगी वो आर एन माइनस एन क्यू अपॉन ओ एन की जो लेंथ है ओ से एन तक की वो ओ ए माइनस ए एन से रिप्रेजेंट होगी।
ओ ए में से ए एन को सब्ट्रैक्ट कर दें, और या फिर एक और पार्ट इसमें लेके चले हम, इसका फार्मूला डेरिवेशन। ये जो लेंथ है उसको हम इस तरह से लेके चलेंगे, आर क्यू माइनस आर एन अपॉन ये जो लेंथ है वो सी ओ माइनस सी एन। ये सी ओ, ये पॉइंट सी लिया था हमने, सी से ओ तक की लेंथ और सी से एन तक की लेंथ। हम सी एन में से अगर सी ओ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो लेंथ बचेगी वो हमारे पास ओ एन वैल्यू आ जाएगी। और उधर क्यू एन में से क्यू एन को कैलकुलेट करने के लिए आर क्यू में से आर एन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास क्यू एन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड हो जाएगी। इसके लिए जो वैल्यू बननी है, देखो ये जो पार्ट है हमारे पास आर क्यू, आर से लेकर ये क्यू तक की जो लेंथ होगी वाई एक्सिस पर आ रही है। अगर वाई एक्सिस पर इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेशन, इसके अंदर ये क्यू के कोऑर्डिनेट जो हमने निकाले थे, क्यू के कोऑर्डिनेट थे 4a cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस 4a साइन कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इस कोऑर्डिनेट से हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट से वैल्यू पुट करने के लिए ये वाई एक्सिस है पूरी की पूरी, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर जो आर क्यू बनेगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसमें से आर एन सब्ट्रैक्ट करना है। आर एन इस लेंथ के इक्वल होगा जो ए साइन अल्फा हमने कैलकुलेट की थी, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ये बन जाएगा 4a कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस ए साइन अल्फा अपॉन में बन जाएगा 4a माइनस का कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का यहाँ पे बन जाएगा a कॉस अल्फा के इक्वल। 10 पाई माइनस फाई जो होता है वो माइनस 10 फाई के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 10 फाई के लिए वैल्यू बनेगी। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। ए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, बाद में जो भी वैल्यू बचती है उसमें अल्फा के लिए अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये tan 3 अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। और tan 3 अल्फा के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बन जाएगा, जो हमें ऊपर प्रूफ करना था। ठीक है भी, अगर इसमें हम अब अगर आगे सॉल्व करें तो tan फाई इज इक्वल्स टू, ये जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई होगा। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, यहाँ सी ओ माइनस ओ एन था तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करेगा। एक मिनट, सी ओ जो लेंथ थी सी से ओ तक की वो ए कॉस अल्फा थी, और सी से एन तक की जो लेंथ थी वो हमारे पास -4a कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा थी। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी एन माइनस सी ओ था, ये गलती हो रही है बार बार। सी एन की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 4a, लेंथ निकाल रहे हैं, 4a कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस a कॉस अल्फा। ए कॉमन आके कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन 4 कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan 3 अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे फाई इज इक्वल्स टू 3 अल्फा के इक्वल आ जाएगा, जो चाप की लंबाई को 3 गुना व्यक्त कर देगा। ये हमारे पास इसमें टॉपिक